महाराष्ट्र में जल्द इलेक्शंस आने वाले और इसी के मद्देनजर देखते हुए इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो मुंबई पहुंच चुके हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी है। सर, आप कैसे देखते हैं जो इलेक्शन कमीशन की जो टीम है मुंबई पहुंच चुके हैं, तो कुछ ही दिनों में शायद हमें महाराष्ट्र में इलेक्शन देखने मिलेंगे? बिल्कुल, हमारी उम्मीद वही है कि 26 नवंबर को जो राज्य में जो सरकार है उसका काल मर्यादा ख़त्म होती है। तो 26 नवंबर के पहले नई सरकार आना चाहिए और हमें लगता है कि समय पे चुनाव होगा, ये हमारी उम्मीद है। इसलिए आज चुनाव आयोग आया था, हम लोग उनके सामने गए थे और जो भी कोई प्रॉब्लम आने वाले है उसके बारे में उनको अवगत हमने कराया है। इस बार के क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आपको सुना भी है, तो आपके तरफ से क्या इलेक्शन कमीशन को कुछ पॉइंट्स रखे गए थे किसी को हटाने के लिए या फिर किसी को रखने के लिए? देखो, दो इशू मूल है कि अभी जो नए बूथ और बढ़ाए गए, तो बूथ हमारे पूरे गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स में, जो स्कूल हो, आंगनवाड़ी हो, इसमें वो हो। किसी प्राइवेट बिल्डिंग में वो ना हो, ये मांग हमने की है। 3 साल जो अधिकारी हर जगह है उनको वहाँ से हटा लिया जाए और राज्य की पुलिस महासंचालक है उसको उस पोस्ट से हटाया जाए, क्योंकि उनके रहते हुए वो चुनाव पारदर्शक नहीं हो सकते। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के सामने रखी है। इस बार का कोई सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, कुछ आप महाविकास आघाड़ी में कुछ तय हुआ है? कितने सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, कितने सीटों पे एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी लड़ेगी और कितने सीटों पे शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी? देखो, हमारा सीट शेयरिंग चल रहा है। 30 और 1 तारीख को हमारी सीट शेयरिंग है, उसमें पास में डिसाइड होगा। सर, एक बहुत बड़ा एक मुद्दा रहता है, एक बीच में बहुत इसमें कंट्रोवर्सी चली थी सीएम फेस के ऊपर। सीएम फेस, सीएम फॉर्मूला किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा महाविकास आघाड़ी में, अगर वो सरकार आती है तो? इस बार हमारा टारगेट है कि महाराष्ट्र की शिवद्रोही और महाराष्ट्रद्रोही जो सरकार है, गुजरात को महाराष्ट्र को बेचने का काम कर रही है, उसको हटाने का पहला प्लान हमारा है। उद्धव जी हो या पवार साहब जी हो और हम हो, हमने पहले ये डिसाइड किया। और रही पावर आने के बाद मुख्यमंत्री बनाने का पूरी जवाबदारी हमारे सभी हाईकमांड बैठकर उसमें डिसीजन लेंगे और सबको एक्सेप्ट रहेगा। जिस तरीके से कल रिपोर्ट आई है सिंधुदुर्ग में से कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो कोलैप्स हुआ था उस पर एक रिपोर्ट आई है, उससे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो घोटाला आपके तरफ से कहा जा रहा था कि उसमें घोटाला हुआ, इस लेवल से वो पुतला गिरा हुआ है, आप इस रिपोर्ट को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, हमने तो वही कहा था शुरुआत में कि ये कमीशन खोर सरकार है। छत्रपति शिवाजी महाराज के भी प्रतिमा में इन लोगों ने कमीशन खाया है। वो कल जो रिपोर्ट आई उसमें वस्तुस्थिति सामने आई है। मुख्यमंत्री और ये देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि हवा ज़्यादा थी और इसलिए प्रतिमा गिरी। और प्रतिमा गिरने का कारण क्या था शिवाजी महाराज का, वही सरकार की कमेटी ने बता दिया कि उसकी वेल्डिंग प्रॉपर नहीं थी, वो जंग खा ली थी और इसलिए प्रतिमा गिरी। और तो महाराष्ट्र के दैवत का अवमान करने का पाप महाराष्ट्र की सरकार ने किया है कमीशन खाने में। तो आरोप हम करते थे भ्रष्टाचार का, तो वस्तुस्थिति सामने आ गई है। तो ये सरकार को अब महाराष्ट्र की जनता माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना दैवत समझती है और दैवत का अपमान करना, भगवान का अपमान करना, ये सरकार को महंगा पड़ेगा। और एकदम क्लियरिटी है, ये सरकार अब जाना तय है। क्या इतना महंगा पड़ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस में जाकर एक महिला ने उनका जो प्लेट रहता है, नेम प्लेट, वो गिरा दिया है नीचे? महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ही नहीं बची है। महाराष्ट्र में हम लोग कल तक तो एलिगेशन हमारा कि हम अपोजिशन वाले हम पे एलिगेशन करते हैं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन महाराष्ट्र में अब देखते हैं कि जो होम मिनिस्टर है उसके ऑफिस में जाके एक अज्ञात महिला उनके नेम प्लेट उतार के फेंक देती है, उनके पूरे कार्यालय में तोड़फोड़ करती है। तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री का कार्यालय भी सुरक्षित नहीं है, तो महाराष्ट्र की जनता कहाँ सुरक्षित है? ना महिला सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है, बच्चियाँ सुरक्षित है। तो ये जो परिस्थितियाँ है, तो महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी बर्बाद हो चुकी है। हमने तो बीच में कहा था, गवर्नर को भी मिले थे कि राष्ट्रपति राजवट लगाए, ये सरकार को घर भेज दे,
पर अब केंद्र में बैठे हुए इनके ही सब है, तो इसलिए वो तो सरकार यहाँ पर कानून व्यवस्था के आधार पर इस सरकार को बर्खास्त नहीं करेंगे, लेकिन जनता ने बर्खास्त करने का निर्णय ले लिया है। आपने अभी बच्चों की सुरक्षा के ऊपर कहा है, तो मैं इसी अभी बात पर आता हूँ बदलापुर केस के। जिस तरीके से बदलापुर में पूरी जो घटना हुई थी, उसके बाद अक्षय शिंदे के एनकाउंटर हुआ है। अब वो जो पूरा मामला है वो कोर्ट में गया है कि वो फेक एनकाउंटर था या फिर क्या था। तो इस आप किस तरीके से देखते हैं पूरे जो, क्योंकि कोर्ट में अब मान देखो, हाई कोर्ट ने वैसे भी बदलापुर के प्रकरण को सुमोटो अपने तरफ ले लिया था, उसका हेयरिंग भी माननीय हाई कोर्ट में चल रहा था। अब रहा अक्षय शिंदे के इनकाउंटर के मैटर में, हमने कई प्रश्न जब खड़े किए थे तो सरकार ये कहते थे कि हम अक्षय शिंदे को क्यों मारा, ये सवाल हम कर रहे हैं। हमने अक्षय शिंदे को क्यों मारा हमने बोला ही नहीं। कोर्ट क्या बोले वो कोर्ट की जवाबदारी है। लेकिन जो अक्षय शिंदे के माँ पिताजी ने जो आरोप लगाया है कोर्ट में कल कि असली गुनहगार जो है उनको छुपाने के लिए, उनको बचाने के लिए हमारे बेटे को मारा गया है, और जो केतन तिरोडकर नाम का कोई व्यक्ति है, उसने जो जनहित याचिका डाली है जो स्कूल के बारे में, उसमें जो तथ्य जो सामने आ रहे उसमें बहुत ही भयानक है कि बच्चियों के पॉर्न वीडियो बनाए जाते थे, उनके पार्ट बेचे जाते थे, इस तरह के आरोप उसने लगाया है। तो इसका मतलब है कि वो स्कूल जो है वो आरएसएस वालों की है, वो बीजेपी वालों की है। उनको बचाने के लिए अक्षय शिंदे को मारा गया है क्या, ये प्रश्न खड़ा होता है। उनके लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पुलिस के माध्यम से सरकार असलियत छुपाना चाहते हैं और अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, और जो मूल आरोपी है वो अगर बच जाए तो ये घटनाएं कभी महाराष्ट्र में बंद नहीं हो सकती। और हमारा कहना है सरकार को कि आप इन लोगों को भी पकड़ो और इनको भी इनकाउंटर करो, हम तुम्हारे साथ रहते हैं। जिस तरीके से अभी आपने बोला कि कोई इसमें इन्वॉल्व है, तो आपके हिसाब से कौन है, क्योंकि आपने भी इसमें रिसर्च किया होगा पूरे इस एनकाउंटर। हमने तो शुरुआत में कहा कि जो संस्था का जो संचालक मंडल है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, अभी तक उनको पकड़ा गया नहीं। तो ये संचालक मंडल जो है वो आरएसएस और बीजेपी का है, वो स्कूल आरएसएस की है। तो ये इनकी पोलम पोल खुलना नहीं चाहिए, इसलिए इस तरह से इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर इन लोगों ने किया है। यही कोर्ट के भी सामने बातें आ रही है, जनता भी इस बारे में चर्चा कर रही है। एक बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा आया था तिरुपति लड्डू के, जिस तरह की मिलावट के लेकर, उससे आप वो कंट्रोवर्सीज को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि वही जो सेम केस है अभी जो सिद्धिविनायक मुंबई में टेम्पल है, वहाँ पर भी देखा कि किस तरीके से जो चूहे निकले थे उसमें। तो आप इसे किस तरीके से? देखो, हिंदू के नाम से राजनीति करने वाले लोग अब सत्ता में बैठे हैं, और आंध्र प्रदेश में भी बैठे हैं। तिरुपति बालाजी का जो मंडल है उसका मुखिया भी नरेंद्र मोदी का खास आदमी है, जो खुद अपने को हिंदू का विश्वगुरु समझते हैं, नरेंद्र मोदी। और ये सब लोगों का एक लिंक है, इनका हिंदू से कोई लेना देना नहीं। इनकी गैया तो हर जगह, इनकी गैया बदलती रहती, इधर आए तो माँ हो जाती, दक्षिण में जाए तो खाने की चीज़ हो जाती, नॉर्थ ईस्ट में जाए तो खाने की चीज़ हो जाती। अब इन लोगों ने गैया के मांस की चर्बी वो लड्डू में मिक्स कर घी के जगह उसका यूज़ इन लोगों ने किया, वो स्पष्ट हुआ है। तो ये हिंदुत्व के बाजू में नहीं है, ये हिंदुत्व के नाम से राजनीति करने वाले और उसमें वोट बटोरने वाले लोग हैं। ये असलियत ना हिंदू के, ना मुसलमान के, ना सिख के, ना ईसाई के, ना बौद्ध के। ये सिर्फ वोटों की राजनीति की करने वाली जो बीजेपी है उसकी असलियत अब सामने आई है, और इसलिए अपने मुंह छुपाते घूम रहे हैं लोग। नाना, आखिरी सवाल है, क्या इस बार महाविकास आघाड़ी की सरकार आ पाएगी महाराष्ट्र? बिल्कुल आएगी, और बहुमत की सरकार आएगी। तो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले, जिन्होंने हर मुद्दों के ऊपर जो बातचीत की है, खास इंडिया न्यूज़ के ऊपर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज़ मुंबई।